एक गांव में बिरजू नाम का एक ठग रहता था। जब बिरजू 10 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। इसीलिए अब वह अपनी माँ के साथ रहता था। कच्ची उम्र में पिता का साया उठ जाने के बाद बिरजू ना तो ठीक से पढ़ पाया और ना ही उसके पास कुछ खेती बाड़ी थी जिससे वह कमाकर अपना और अपनी माँ का पेट भर सके। इसीलिए बिरजू ने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। बिरजू के गांव के आसपास के लोग उससे बहुत सतर्क रहते थे, क्योंकि सभी को यह पता चल चुका था कि बिरजू बहुत बड़ा ठग बन चुका है और वह लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठग लेता था। इसीलिए लोग अब उससे बहुत सतर्क रहते थे, उसके पास से बचकर निकलते थे। धीरे धीरे बिरजू का धंधा चौपट हो गया। बिरजू ने सोचा, यहाँ तो मैं किसी को फंसा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए अब मुझे कहीं दूर जाकर अपना ठगी का धंधा करना चाहिए। इसीलिए एक दिन बिरजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे दूसरी जगह जाकर ठगी का धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा धंधा चल नहीं रहा। बिरजू की माँ ने चिंता जताते हुए कहा, अरे बेटा, तो यह काम छोड़ क्यों नहीं देता? देख, जो बच्चे तेरे साथ के थे वे पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर रहे हैं और तू एक ठग बन गया है। तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, तेरे साथ वालों की सबकी शादी हो गई है। मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि मेरे मरने के बाद तुझे खाना कौन देगा, तेरा ख्याल कौन रखेगा? आसपास के गांव में तू इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी अपनी बेटी तुझे क्यों देगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरे हाथ पीले करके जाऊं, पोते का मुंह देखते जाऊं। अपनी माँ की यह बात सुनकर बिरजू थोड़ा चिंता में पड़ गया। वह कहने लगा, अरे माँ, मरे तेरे दुश्मन, तो पोते का क्या, पर पोते का मुंह देखेगी। इस बार जब लौटूंगा ना तो तेरी बहू साथ लेकर लौटूंगा। अपनी माँ को इसी तरह समझा बुझाकर बिरजू वहां से निकल गया। अब वह कई गांव छोड़कर एक जंगल की ओर जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने खेतों में काम करके थक हार कर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। बिरजू भी उस बूढ़े आदमी के पास जा पहुंचा। उसने राम जुहार किया और उसके पास बैठ गया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो कोई परदेसी मालूम पड़ते हो, आज तक तो तुम्हें इधर कभी नहीं देखा। बिरजू ने कहा, हाँ बाबा, मैं काम की तलाश में घर से निकला हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? बिरजू ने कहा, मेरा नाम है जमाई राजा। बिरजू का नाम सुन के उस बूढ़े आदमी को थोड़ा अजीब तो लगा। फिर उसने बिरजू से कहा, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल अलग है। उसी समय उस बूढ़े आदमी की बहू सिर पर टोकरी रखे हुए, हाथ में पानी का डिब्बा लिए हुए खाना लेकर उसके पास आ पहुंची। वह खाना देते हुए बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबूजी, खाना खा लीजिए, आज अम्मा ने सरसों का साग, मक्के की रोटियां बनाकर भेजा है और साथ में चने का चोखा भी है। बूढ़े आदमी ने बहू के हाथ से खाना ले लिया और अपनी बहू को आंख से इशारा करते हुए दूसरी ओर बैठने को कहा। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने बिरजू से कहा, जमाई राजा, चलो तुम भी खाना खा लो। बिरजू सुबह से घर से निकला हुआ था, इसीलिए उसे भी भूख लगी थी। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। तभी उसी समय वहां पर एक डाकिया आ गया। डाकिये ने एक खत निकालते हुए बूढ़े आदमी को दिया और कहा, यह तुम्हारा खत है। वह चिट्ठी बूढ़े आदमी के ससुराल से आई थी। उसमें लिखा था, जिस हाल में बैठे हो उसी हाल में चले आओ। रोटी वहां खाओ तो पानी यहाँ आकर पियो, बहुत जरूरी काम है। बूढ़े बाबा ने जैसे ही यह पढ़ा, तुरंत ही सब काम छोड़कर अपने ससुराल की ओर चल दिए। बूढ़े की बहू ने अपनी टोकरी और डब्बा उठाई, घर की ओर चल दी। बिरजू ने पहले कुछ सोचा, फिर उस बूढ़े आदमी की बहू के पीछे हो लिया। बूढ़े की बहू जब घर पहुंची तो वह अपनी सास से कहने लगी, अम्मा, आज तो गजब हो गया। उसकी सास ने कहा, वह क्या हुआ बहुरिया? तो बहू ने कहा, अम्मा, जमाई राजा आए थे खेत में, बाबूजी ने उन्हें कच्चा ही खाना खिला दिया, सरसों का साग, मक्के की रोटी और चने का चोखा। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? और वो भी जब जमाई राजा 12 साल के बाद आए हूँ। असल में बात यह हुई थी कि उस बूढ़े की बेटी पुष्पा का विवाह 12 साल पहले हो गया था, परंतु आज तक उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आया था। और जब बहू ने खेत में बूढ़े आदमी को बिरजू को जमाई राजा कहते हुए सुना तो उसे लगा कि शायद नंदोई जी हैं और बाबूजी ने उन्हें ऐसा ही कच्चा खाना खिला दिया। इसीलिए वह सारी बातों की शिकायत अपनी सास से कर रही थी। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, तो सच कह रही है बहुरिया, जमाई राजा आए हैं? क्या सच में वो अपनी पुष्पा को लिवाने आए हैं? बहू कहने लगी, अम्मा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है पहले भी आप लोग ऐसा ही करते रहे, इसीलिए जमाई राजा नाराज होकर
कभी भी पुष्पा को लिवाने नहीं आए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब जो हुआ वह अनजाने में हुआ, गलती से खिला दिया होगा। अब तू जा बहुरिया, जल्दी से चूल्हा जला और अच्छे अच्छे पकवान बना। मैं चाहती हूँ कि इस बार जमाई राजा खुश होकर अपनी पुष्पा को लिवाकर ले जाएं। मैं चाहती हूँ कि दोनों मियाँ बीबी अपनी घर गृहस्थी संभालें। सास बहू की ये सारी बातें बिरजू चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा था। बिरजू ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है। वह एकदम से तमतमाते हुए घर के अंदर घुसा और गुस्से से गरजते हुए बोला, देखो जी देखो, कैसी ससुराल है हमारी। 12 साल के बाद दामाद घर आया है और चने के चोखे से खाना खिला दिया। यह सब सुनकर सास तो थर थर कांपने लगी। वह औरत कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, जो हुआ वो अनजाने में हुआ। देखो अब तुम्हारे लिए सातों पकवानें बन रही हैं। घर का दामाद 12 साल के बाद आया था, इसलिए कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था। सभी लोग बिरजू को अपना दामाद समझ रहे थे, इसलिए उसकी खूब खातिरदारी की गई। उसकी सास ने पंखा लेते हुए बिरजू को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब बिरजू खाना वाना खाकर बैठा तो वह कहने लगा, सुनो अम्मा, मैं सुबह जल्दी ही अंधेरे में निकलूंगा, इसीलिए अपनी बेटी को जो भी देना है रात में ही बांध दो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जमाई राजा, इतने साल के बाद आए हो और इतने सुबह सुबह निकल जाओगे। अभी तो घर पर तुम्हारे ससुर और तुम्हारा साला भी नहीं है। कल दोपहर तक खाना वाना खाकर आराम से जाना, तब तक वो लोग आ भी जाएंगे, उनसे भी मिल लेना। बिरजू ने कहा, नहीं नहीं, हमको जरूरी काम है, इसीलिए मैं सुबह अंधेरे में ही निकलूंगा। बहू ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, वैसे भी 12 साल बाद जमाई जी घर आए हैं, अगर इस बार गुस्सा होकर चले गए तो 12 बरस के बाद आएंगे। क्या ननद को इतने साल घर पर बैठाकर रखेंगे? बेटी को विदा ही करना है, दोपहर करो या फिर सुबह सुबह। सास को अपनी बहू की बात जच गई। दोनों सास बहू सामान बांधने में लग गए। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी, इसीलिए सास बहू ने जेवर, कपड़े और खाने पीने का बहुत सारा सामान बांध दिया। इधर पुष्पा अपने पति के साथ जाने के लिए बेचैन हो रही थी। आखिर 12 बरस बाद उसका पति उसे लिवाने आया था। वह बिरजू की एक झलक देखने को बेताब हो रही थी। जैसे ही उसने बिरजू को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि बिरजू देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। पुष्पा कहने लगी, हाय मेरा पति कितना सुंदर है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बेताब हो रही थी जाने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू उठकर बैठ गया और वह अपनी सास से कहने लगा, अम्मा अब हमें जाने की इजाजत दे दो। सास बहू ने मिलकर पुष्पा को दुल्हन की तरह सजाया और फिर दोनों को विदा किया। घर से निकलते समय बिरजू अपनी सास से कहने लगा, अम्मा अब इतना सब कुछ दिया है तो यह सब कुछ ले जाने के लिए कुछ घोड़ा गाड़ी दे दो। जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं भी अपनी बात का बड़ा पक्का हूं। मेरे भी घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बूढ़ी औरत ने अपनी घोड़ी उसे दे दी। बिरजू घोड़ी पर चढ़ गया और सारा सामान लादकर पुष्पा को बैठाकर वहां से निकल गया। जब थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी घोड़ी वहां पर नहीं है। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनो तो, हमारी घोड़ी कहाँ चली गई? वो अपनी जगह पर नहीं है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, एक तो गलती करते हो, ऊपर से घोड़ी घोड़ी कर रहे हो। आज जमाई राजा ना जाने कितने साल के बाद आए थे और तुमने उसे कच्चा खाना खिला दिया। ना जाने कैसे तैसे उन्हें मनाया, तब वो पुष्पा को ले जाने को तैयार हुई। बड़ी मिन्नतों के बाद बेटी को विदा कर पाई हूँ। जब बूढ़े आदमी ने यह सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, तूने अपनी बेटी को किसी पराये के साथ क्यों भेज दिया? इस पर वह औरत कहने लगी, अरे पराई क्या, मैंने अपनी बेटी को उसके पति के साथ भेजा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि वो हमारा जमाई है? इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, जब बहुरिया खाना लेकर गई थी तो तुम उससे कह रहे थे ना कि आओ जमाई राजा बैठकर खाना खा लो, अब उसे पराया कह रहे हो? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे उसका नाम जमाई राजा था, वह हमारा जमाई नहीं था। सभी बहुत परेशान हो गए। अब वे पुष्पा को ढूंढने लगे, परंतु उस समय तो बिरजू उसे लेकर बहुत दूर निकल गया था। बिरजू के पास इतना सारा सामान, पुष्पा और खुद बिरजू एक घोड़ी पर नहीं आ रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि कोई तांगा या गाड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वह चले ही जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी तांगे पर बैठा है। तांगा पूरी तरह से खाली है। बिरजू उसके पास गया और कहने लगा, अरे भाई तुम इस तरह क्यों खड़े हो? उस तांगे वाले ने कहा, अरे भैया मुझे हल्का होने के लिए जाना है, परंतु मैं अपना घोड़ा और ये तांगा किसको थमाऊं?
इस पर बिरजू ने कहा, आजकल तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखने में तो लोग बड़े शरीफ होते, परंतु विश्वास करने लायक नहीं होते। अगर तुम्हें हल्का होना है और तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो मैं तुम्हारा तांगा और घोड़ा देखे हूं। उस आदमी ने बिरजू की ओर देखा। बिरजू देखने में बड़ा सीधा साधा भोला भाला सुंदर सा लड़का लगता था। उस आदमी ने कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? बिरजू ने कहा, भाई मेरा नाम तो गाड़ीवान है। जैसे ही तांगे वाले ने गाड़ीवान नाम सुना, वह थोड़ा सा अचंभित रह गया। फिर उसने सोचा कि अरे मुझे क्या, मुझे तो बस कैसे तैसे हल्का होना है। उसने बिरजू को घोड़ा गाड़ी थमाया और खुद झाड़ियों के पीछे हल्का होने के लिए चला गया। बिरजू ने फटाफट सारा सामान घोड़ी से उतारा, टांगे पर लादा, पुष्पा को टांगे पर बैठाया, घोड़ी को टांगे के पीछे बांधा और वहां से तांगा भगाते हुए निकल गया। वह आदमी बेचारा चिल्लाता ही रह गया। अब बिरजू तांगे से था, वह आदमी बेचारा पैदल उसे कैसे पकड़ पाता। उसने सोचा, चलो इसकी रपट मैं थाने में लिखवाता हूँ। उधर पुष्पा के माता पिता भी पुष्पा को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो गए थे। वे भी थाने में रपट लिखवाने आए थे। जब वे दरोगा के पास पहुंचे तो उन्होंने दरोगा से कहा, दरोगा साहब, आप मेरी रपट लिख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। दरोगा ने पूछा, तुम पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हमारी बेटी को जमाई राजा लेकर गए हैं। दरोगा ने कहा, अरे तो तुम्हारे जमाई राजा लेकर गए हैं तो वह अपनी पत्नी को लेकर गए हैं, इसमें कौन सी विपत्ति वाली बात है? पुष्पा के पिता ने कहा, अरे दरोगा साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बेटी को वह जमाई राजा धोखे से ले गया है। पुष्पा के पिता की यह बात सुनकर दरोगा को गुस्सा आ गया। उसने सिपाही से कहा, इन सबको बाहर निकालो। अरे जब जमाई अपनी पत्नी को लेकर गया है तो इन्हें न जाने किस बात की चिंता है। बेटी मायके में अच्छी लगती है कि ससुराल में? सिपाहियों ने पुष्पा के सारे परिवार को थाने से बाहर निकाल दिया। अब बारी आई उस टांगे वाले की। वह टांगा वाला दरोगा के पास आया और कहने लगा, दरोगा साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। वह गाड़ीवान मेरी गाड़ी लेकर चला गया है। इस पर दरोगा ने कहा, अब गाड़ी तो गाड़ीवान ही चलाता है ना, इसीलिए वही लेकर जाएगा। क्या अजीब सी बातें कर रहे हो? तुमसे पहले भी अभी एक बेवकूफ आया था जो कह रहा था कि मेरी बेटी को जमाई राजा लेकर गए हैं। अब तुम आए हो, तुम कह रहे हो कि गाड़ी को गाड़ीवान लेकर गया है। वह टांगे वाला कहने लगा, अरे साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी गाड़ी को गाड़ीवान लेकर चला गया है। दरोगा ने फिर से सिपाहियों से कहा, इसे भी बाहर निकालो, आज का दिन ही खराब है, ना जाने कौन से नमूने यहाँ पर आ गए। इधर बिरजू घोड़ा गाड़ी के साथ अपने घर पहुंच गया। वहां पर उसने अपनी माँ को कहा, अरे माँ, जल्दी से थाल सजाकर ला, देख तेरी बहू लेकर आया हूँ। पहले तो बिरजू की माँ को यकीन ना हुआ, परंतु जब उसने पुष्पा को देखा तो वह बहुत खुश हुई। जल्दी से घर के अंदर से थाली सजाकर ले आई, दोनों की आरती करके घर के अंदर लेकर गई। बिरजू ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। अब पुष्पा समझ गई थी कि वह एक ठग के साथ आ गई है, परंतु वह मन ही मन सोचने लगी कि मायके में भी भला कौन सी जिंदगी थी। भाभी के ताने सुनती थी, कम से कम अब इसी घर को अपना ससुराल मानकर रहूंगी। अगले दिन बिरजू की माँ ने मंदिर में पुष्पा और बिरजू की शादी करा दी। बिरजू ने पुष्पा से वादा किया कि अब वह किसी को ठगेगा नहीं। उसे उसकी ससुराल से जो धन मिला है वह उसी से कोई काम शुरू करेगा। पुष्पा अब बहुत प्रसन्न थी। वह बिरजू के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। उसने एक खत अपने मायकों को भिजवा दिया। उसमें उसने सारी बातें लिख दी। उसने लिखा कि वह बहुत प्रसन्न है। पुष्पा के बूढ़े माता पिता को भी अब तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी जहां पर है खुश है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।